हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो बीएससी पार्ट थर्ड का आज अपना जो नेक्स्ट वीडियो है वो है सिक्रेटरी टिश्यू। ये तीसरा ऊतक है। अपन ने ऊतकों को मुख्य रूप से तीन भागों में डिवाइड किया था। जब तो तीन भाग थे, विभजोतक, स्थायी ऊतक और स्रावी ऊतक। विभजोतक, स्थायी ऊतक और स्रावी ऊतक। तो ये आज अपना जो तीसरा ऊतक है, कौन सा है? थर्ड ऊतक है सिक्रेटरी टिश्यू, स्रावी ऊतक। अब देखो स्रावी ऊतक क्या होते हैं कि पादपों में ऊतक कोशिकाओं का एक विशिष्ट समूह होता है जो किसी कार्य को संपादित करने के लिए वह उत्तरदायी होता है। अब इसमें क्या होता है कि स्रावी ऊतक क्या होता है पादपों में, कि पादपों में भी एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का एक समूह होता है जिनके द्वारा विभिन्न पदार्थ या विभिन्न प्रकार के पदार्थों का श्रावण किया जाता है, जैसे मोम है, रेजिन है, लेटेक्स है। तो इस प्रकार के पदार्थों का श्रावण करने वाले जो समूह होता है वो कहलाता है सिक्रेटरी टिश्यू, स्रावी ऊतक। अब स्रावी ऊतक अलग अलग, जैसे पुष्पीय पादप होते हैं, उन पुष्पीय पादपों में मकरंद को स्रावित करने के लिए अलग कोशिकाएं होती हैं। कुछ दंश कोशिकाएं होती हैं। कईयों में जैसे यूट्रिकुलेरिया, मोनोट्रोपा, ये कीटाहारी पादप हैं। इनमें इनके जो पुष्पों की संरचना इस प्रकार से होती है कि उनमें इस विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जिनसे पाचक रसों का श्रावण होता है और जिससे वो कीट का अपघटन करके और वो नाइट्रोजनीय तत्वों का की पूर्ति करते हैं पादप। तो ये विभिन्न प्रकार के स्रावी ऊतक पादपों में पाए जाते हैं और उसके बारे में आज अपन थोड़ा डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो पहले तो अपन देखते हैं पादप ऊतक या स्रावी ऊतक की परिभाषा। सिक्रेटरी टिश्यू थर्ड प्रकार का ऊतक है। ये तीन प्रकार के ऊतकों में अपन ने डिवाइड किया था, विभजोतक, स्थायी ऊतक और स्रावी ऊतक। अब स्रावी ऊतक की जो परिभाषा है कि कोशिकाओं का एक समूह जो विशेष प्रकार के श्रावण का कार्य संपादित करता है। कोशिकाओं का एक समूह जो कोशिकाओं का एक समूह जो विशेष प्रकार के पदार्थ का या पदार्थों का श्रावण का कार्य करता है, स्रावी ऊतक कहलाता है। स्रावी ऊतक कहलाता है। सिक्रेटरी टिश्यू कि भाई कोशिकाओं का एक विशिष्ट समूह होता है जिनसे विशेष प्रकार के पदार्थों का श्रावण किया जाता है, सिक्रेट किया जाता है, श्रावण किया जाता है, तो वो कहलाता है स्रावी ऊतक। अब पादपों में विभिन्न प्रकार के श्रावण एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न पादप अंगों व ऊतकों से समय समय पर आवश्यकता अनुसार पादप अंगों एवं ऊतकों से समय समय पर विभिन्न प्रकार के पदार्थों का श्रावण किया जाता है, श्रावित किया जाता है।
श्रवण किया जाता है, जैसे मकरंद, जैसे मकरंद है, श्लेष्मी पदार्थ है, तेल है, श्लेष्मी पदार्थ है, तेल, रबड़ क्षीर, लेटेक्स जिनको बोलते हैं, ETC। अब ये कई सारे पदार्थ हैं, ये पादपों के विभिन्न अंग या ऊतकों से समय समय पर विभिन्न पदार्थ हैं जिनका क्या किया जाता है, श्रावण, जिसमें जैसे मकरंद है, शहद जिसको अपन बोलते हैं, कुछ श्लेष्मी पदार्थ होते हैं, कुछ तेल हैं, या रबड़ क्षीर, लेटेक्स, इस प्रकार के पदार्थों का श्रावण पादपों में ये विभिन्न अंग और ऊतकों के द्वारा किया जाता है। गोंद है। अब इन ऊतकों में इनके कार्य के आधार पर इन्हें दो प्रकार की संरचनाएं हो सकती हैं, बाह्यस्रावी संरचनाएं और अंतःस्रावी संरचनाएं। भाई इनमें अपन क्या करते हैं कि इनके कार्य के आधार पर दो प्रकार की संरचनाएं इनमें पाई जाती हैं। परिभाषा थोड़ा ध्यान से देख लेना। कोशिकाओं का एक विशिष्ट समूह, कोशिकाओं का समूह जो किसी विशेष प्रकार के पदार्थों का श्रावण का कार्य करता है, स्रावी ऊतक कहलाता है, सिक्रेटरी टिश्यू कहलाता है। इसमें पादप अंगों या ऊतकों से समय समय पर विभिन्न प्रकार के पदार्थों का क्या किया जाता है, श्रावण किया जाता है। जैसे मकरंद है, श्लेष्मी पदार्थ है, तेल है, रबड़ क्षीर है, गोंद है। तो इस प्रकार के पदार्थों को श्रावण पादप अंगों के द्वारा, ये पादपों की एक विशिष्ट विशेषता रहती है। अब इसमें क्या किया जाता है, कार्य के आधार पर इनमें दो प्रकार की समानताएं पाई जाती हैं, संरचनाएं पाई जाती हैं। ऊतकों में उनके कार्य के आधार पर दो प्रकार की संरचनाएं, कि भाई कार्य के आधार पर पादपों में स्रावी ऊतकों की दो प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसमें नंबर 1 है बाह्यस्रावी संरचनाएं और अंतःस्रावी संरचनाएं। बाह्य स्रावी संरचनाएं और दूसरा है अंतःस्रावी संरचनाएं। अब ये संरचनाएं दो प्रकार की होती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल इंटरनल। एक्सटर्नल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर और इंटरनल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर, बाह्य स्रावी संरचनाएं और अंतःस्रावी संरचनाएं। अब कार्य के आधार पर इनको अपन ने बांटा है दो भागों में, बाह्य स्रावी संरचनाएं और अंतःस्रावी संरचनाएं। अब देखो, बाह्य स्रावी संरचनाएं, इन्हें उत्सर्जी संरचनाएं भी कहते हैं। अब नंबर 1 का अपन देखते हैं बाह्य स्रावी संरचना के बारे में, कि बाह्य स्रावी संरचनाएं जो होती हैं इन्हें उत्सर्जी संरचनाओं के नाम से भी जाना जाता है। बाह्य स्रावी संरचनाएं, नंबर 1 बाह्य स्रावी संरचनाएं।
इन्हें उत्सर्जी संरचनाएं भी कहते हैं। संरचनाएं भी कहते हैं कि भाई बाह्य स्रावी संरचनाएं जो होती हैं उनको उत्सर्जी संरचनाएं भी कहते हैं, क्योंकि अधिकांशतः इन संरचनाओं द्वारा स्रावित पदार्थ पादप उपापचय के दौरान बनते हैं। इन संरचनाओं द्वारा स्रावित पदार्थ, इन संरचनाओं द्वारा स्रावित पदार्थ उपापचय क्रियाओं के दौरान ठीक है। तो उत्सर्जी संरचनाएं भी कहते हैं, क्योंकि इन संरचनाओं के द्वारा जो पदार्थ स्रावित किए जाते हैं वो उपापचय मेटाबॉलिज्म, जो कुछ रिएक्शन होती हैं, उपापचय जो क्रियाएं होती हैं, उन उपापचय क्रियाओं के दौरान ये पदार्थ स्रावित होते हैं। और ये बाह्य स्रावी संरचनाएं अधिचर्म अथवा अधस्त्वची परतों में पाई जाती हैं। बाह्य स्रावी संरचनाएं अधिचर्म परतों में पाई जाती हैं। ये संरचनाएं अधिचर्म एपिडर्मिस, ये संरचनाएं अधिचर्म एवं बाह्य त्वचीय संरचनाओं में पाई जाती हैं। कि भाई जो बाह्य स्रावी संरचनाएं जो होती हैं, एक्सटर्नल सेक्रेटरी स्ट्रक्चर जो होते हैं, ये स्रावित पदार्थ मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन होती हैं, उपापचय जो प्रक्रियाएं होती हैं, उपापचय प्रक्रियाओं के दौरान ये पदार्थ बनते हैं। और ये संरचनाएं जो होती हैं बाह्य स्रावी संरचनाएं, ये तो एपिडर्मिस पर, अधिचर्म पर, ये बाह्य त्वचीय कुछ संरचनाएं होती हैं, उन भागों में ये बाह्य स्रावी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार के, जैसे मकरंद है, शहद जिसको बोलते हैं, रबड़ है, मोम है, कुछ तेल हैं, ये इस प्रकार के पदार्थ जो इन बाह्य उत्सर्जी पदार्थ के रूप में उनकी एपिडर्मिस के द्वारा या कुछ बाह्य त्वचीय संरचनाएं होती हैं, उनके द्वारा ये मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जो होती हैं, उपापचय प्रक्रियाएं जो होती हैं, उन प्रक्रियाओं के तहत ये निर्मित किए जाते हैं। तो बाह्य उपापचय प्रक्रियाएं, इनमें अब आगे देखो कौन कौन से पदार्थ स्रावित होते हैं, कौन कौन से भाग हैं, इनके कार्यों अथवा स्रावित पदार्थ के आधार पर इन्हें कई समूहों में फिर बांटा गया है। ग्रंथिल रोम अथवा ग्रंथियाँ, पाचक ग्रंथियाँ, दंशक रोम, ऐसे ग्रंथिल रोम अथवा ग्रंथियाँ, ग्रंथिल रोम अथवा ग्रंथियाँ, ग्लैंड्स। अब इनमें बाह्य अधिचर्म के ऊपर कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं जो बाह्य पदार्थ का स्रावण करती हैं, जो ग्रंथिल रोम या ग्रंथियां हैं, दंश रोम है, पाचक ग्रंथियां हैं, पाचक ग्रंथियां, दंशक रोम, चौथा है तेल ग्रंथियां और जलरंध्र, तेल ग्रंथियां और नेक्स्ट है जल रंध्र। अब देखो ये विभिन्न प्रकार की संरचनाएं जो होती हैं ये अधिचर्म या बाह्य त्वचीय संरचनाओं में पाई जाती हैं,
जिनमें ग्रंथिल रोम होते हैं या उनमें विशेष प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं जिनके द्वारा एक इस तरह से पदार्थ का श्रावण किया जाता है कि ये अधिचर्म पर पाए जाने वाले बहुकोशिकीय हो सकते हैं और इन रोमों में बहुकोशिकीय व्रंत होते हैं अथवा ये व्रंतहीन भी हो सकते हैं। जैसे गुलाब के कली का साल, बनफफसा अथवा पुनर्वासा, बहुरविया। जैसे गुलाब है, ग्रंथिल रोम होते हैं। गुलाब के जो शाखाएं होती हैं उन पर इस तरह से दंश रोम पाए जाते हैं, ग्रंथिल रोम पाए जाते हैं, कांटे जैसी संरचना उन पर स्थित जो होती हैं। पाचक ग्रंथियां, कई पादपों में अधिचर्म के ऊपर कुछ पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं, जैसे कीटाहारी पादप होते हैं। इन कीटाहारी पादपों में कीटों को आकर्षित कर उन्हें फंसाते हैं तथा इन पादपों में कीट पिंजर संरचनाएं अथवा उनके पादपों की संरचना, इस पुष्प की संरचना इस प्रकार से होती है, घड़े जैसी संरचना होती है, इसलिए इनको कीटाहारी पादप के नाम से भी इनको जाना जाता है कि जैसे ही पादप इसके ऊपर एक पंखुड़ी जैसी संरचना होती है, जैसे ही कीट इन पर बैठता है और बैठ के इस मकरंद को प्राप्त करने के लिए कीट अंदर चले जाता है, ऊपर से ये पंखुड़ी उसको इस तरह से ढक लेती है जिससे कीट पुनः बाहर नहीं निकल पाता है। और इनमें ये पाचक ग्रंथियाँ भी ये बाह्य त्वचीय बाह्य स्रावी संरचनाओं में ही आती, क्योंकि जैसे ही कीट इसके अंदर जाता है ये इसको ढक लेता है, ढकने के बाद कीट उससे अंदर बाहर निकल नहीं पाता और उसी के अंदर वो मर जाता है, जिसके कारण वो उसमें से नाइट्रोजन जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन अपशिष्ट पदार्थों को नाइट्रोजन का अवशोषण करने के लिए उसमें इस प्रकार की पाचक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अब होता है दंशक रोम। कई पादप ऐसे होते हैं जिनमें दंशक रोम पाए जाते हैं, जिनमें इस तरह से जहरीला, जैसे बिच्छू बूटी नामक पादप की पत्तियों की सतह पर दंशक रोम पाए जाते हैं और दंशक रोम का गुब्बारे नुमा आधारीय भाग अधिचर्म में धंसा हुआ रहता है। अब बिच्छू बूटी एक पादप का नाम है। बिच्छू बूटी, अभी बिच्छू बूटी इसमें गुब्बारे नुमा संरचना होती है। जैसे ये यदि अपनी त्वचा पर लग जाता है तो जैसे बिच्छू के काटने से जितना दर्द और जलन महसूस होता है उसी प्रकार से इसके कांटे लगने से भी मानव की त्वचा में दर्द और जलन महसूस होती हैं। कुछ तेल ग्रंथियाँ होती हैं, मकरंद कोष होते हैं पुष्पीय पादपों में, जो मकरंद ग्रंथियों को मकरंद कोष कहते हैं। ये आकर्षक गंध युक्त पदार्थ अथवा ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, एमिनो अम्ल आदि का स्रावण करते हैं। ये विशेष प्रकार की तेल ग्रंथियों का। अब है जलरंध्र। अब पादपों में ये जलरंध्र पाए जाते हैं। जलरंध्र जिसमें जल स्राव, बिंदु स्राव को जिसको अपन बोलते हैं कि ओस की बूंदों के रूप में जो पादप की पत्तियों से जल की बूंदों के रूप में बाहर श्रावण किया जाता है, वो जलरंध्रों के माध्यम से ही किया जाता है। तो इस प्रकार से ये पादप की बाह्य स्रावी संरचनाएं हैं। एक्सटर्नल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर, इन्हें उत्सर्जी संरचना इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जो होती हैं, उपापचय प्रक्रियाएं जो होती हैं, उन उपापचय प्रक्रियाओं के दौरान ये पदार्थ बनते हैं और ये अधिचर्म एवं बाह्य त्वचीय संरचनाओं पर स्थित होते हैं, जिसमें अपन ने कई नाम बताए हैं। ग्रंथिल रोम या ग्रंथियाँ, पाचक ग्रंथियाँ जैसे अपन नेफेंथिस, यूट्रिकुलेरिया, मोनोट्रोपा, ये कई सारे पादप हैं, उनमें ये पाचक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। दंशक रोम, ये बिच्छू बूटी, इसमें गुब्बारे जैसी संरचना होती है जो त्वचा में धसी हुई रहती है। तेल ग्रंथियाँ, इसमें मकरंद कोष या तेल, वाष्पशील, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, कई सारे पदार्थ स्रावित किए जाते हैं। जलरंध्र, ये ओस अपन बोलते हैं ना, बिंदु स्राव के लिए जलरंध्र होना जरूरी है और उस प्रकार से ये अपने बाह्य स्रावी संरचनाओं में ये आते हैं। और इनकी अब अपन आगे अगली जो वीडियो होगी, अगली वीडियो में अपन एक एक भाग के डिटेल से इसका उदाहरण और एग्जाम्पल देके बताएंगे कि कौन सी ये पाचक ग्रंथियाँ या रोम ग्रंथियाँ, ग्रंथिल रोम क्या होते हैं, क्या इनका उदाहरण है। तो इसके बारे में अपन जो अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट जो क्लास होगी, उसके बारे में इनको अपन अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू, बस आज इतना ही। ओके।